नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। 275 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 175 ईस्वी था। श्री गुप्त कुषाणों का सामंत था। श्री गुप्त कुषाणों का सामंत था। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो यहां से प्रश्न बनता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन इज चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उसने 319 से 332 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। उसके स्वर्ण सिक्कों को राजा रानी या विवाह प्रकार कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। सबसे पहले रजत मुद्राओं का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने ही करवाया। अगला है समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रशस्ति काव्य प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रशस्ति काव्य प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य धरणिबंध था। उसकी उत्तर भारत में अपनाई गई नीति को प्रसभोद्धरण तथा दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यहां से 2 प्रश्न बनेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दैट इज समुद्रगुप्त। और किसने कहा? ये हैं विंसेंट स्मिथ। कि जिस तरीके से नेपोलियन ने कोई युद्ध नहीं हारा, उसी तरीके से समुद्रगुप्त भी कोई युद्ध नहीं हारा था। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य का उत्कृष्ट का काल माना जाता है। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कृष्ट का काल माना जाता है। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त नामक एक कमजोर शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। कुछ को तो विजय करके जीत लिया और कुछ को वैवाहिक संबंध करा के जो राज्य था उनका हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री उपाधियां इसकी हैं। विक्रमांक, विक्रमादित्य,
परम भागवत आदि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण लड़ाइयों के कारण ही नहीं बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अनुराग किसके प्रति था? कला और साहित्य के प्रति। इस काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहां पर प्रश्न बन सकता है कि गुप्त काल में किसके काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान 399-414 ईस्वी इसी के काल में भारत आया। ये भी प्रश्न बनता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। कालिदास, धनवंतरी, क्षणपक, अमरसिक, शंकु, बेताल भट्ट, करपर, बारामिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान इस नवरत्न में शामिल थे। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार बने हैं कि कालिदास किसके दरबार में थे, धनवंतरी किसके दरबार में थे। अलग अलग नामों से अलग अलग प्रश्न पूछ लेता है। अगला है कुमारगुप्त प्रथम, 415 से 454 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम शासक बना, परंतु इन दोनों के बीच एक और शासक गोविंद गुप्त का नाम भी आता है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख एक प्रशस्ति है जिसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी। कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई? कुमारगुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। उसने महेंद्रादित्य, त्रिमहेंद्र तथा अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां दी। अगला है स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात स्कंदगुप्त शासक बना। उसके शासन संभालते ही हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। स्कंदगुप्त ने शंकरादित्य तथा श्री परिक्षिप्त वक्षा की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर कर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली से करवाया था। इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? गुप्तों का पतन। कुमारगुप्त तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। स्कंदगुप्त के बाद का कोई भी गुप्त शासक हूणों को रोकने में सफल नहीं हो सका। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया। अगले वीडियो में जानेंगे गुप्त काल का आर्थिक और साहित्यिक महत्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।